कहानी है आज की नारी आगे बढ़ रही है भाग दो। राशि और राकेश भी उसके अलग रहने के निर्णय से दुखी हो उठे थे। दीप्ति उनके लिए खिलौना थी। स्कूल से आने के पश्चात वे दोनों उसे पार्क लेकर जाते, उसके साथ खेलते, यहाँ तक कि उसे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाते थे। वैसे प्रीति भाभी से उसे कोई शिकायत नहीं थी। यह तो मानव स्वभाव है, वह भी विशेषकर स्त्री का जो अपने प्यार और अधिकार में किसी की भी दखलंदाजी सहन नहीं कर पाती है। यदि इस अतिक्रमण का अंदेशा उसे किसी स्त्री की तरफ से हो तो वह और भी आक्रामक हो जाती है। दूसरी औरत चाहे उसकी सगी बहन ही क्यों न हो, संदेह के घेरे से बाहर नहीं निकल पाती। अतः उसके अलग घर लेने के निर्णय से प्रीति भाभी ने संतोष की सांस ली थी, तथा राशि और राकेश को सहज भाव से समझाते हुए कहा था, चाची कहीं दूर थोड़ी ही जा रही है, जब तुम्हारा मन हो जाकर मिलाना। प्रारंभ में दीप्ति को क्रेच में छोड़कर जाना मन को परेशान कर जाता था, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय भी तो नहीं था। धीरे धीरे दीप्ति ने भी स्वयं को नए वातावरण में ढाल लिया था। दीप्ति को नए हमउम्र दोस्तों के साथ खुश देखकर उसके मन का बोझ हट गया था तथा काम में मन लगने लगा था। कुछ वर्षों पश्चात प्रीति भाभी को उसके प्रति अपने अनुचित व्यवहार का एहसास हुआ था। तब वह उससे क्षमा मांगने आई। तब उसने उनके चरण छूते हुए इतना ही कहा था, प्लीज भाभी, आप अपने मन में कोई अनुचित विचार न लाएं। आप बड़ी हैं, पूज्य हैं। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज मैं जो कुछ हूँ आपके ही कारण हूँ। आशा है मेरा यह कथन आप अन्यथा नहीं लेंगी। आपका आशीर्वाद साथ तथा सहयोग सदा हमारे साथ रहे, बस यही कामना है। जेठानी के परिवर्तित व्यवहार ने एक बार फिर सबको जोड़ दिया था। उसे जब भी कभी अकेलापन महसूस होता वह निसंकोच चली जाती। छुट्टियों में दीप्ति भी उनके पास रहना पसंद करती थी। मन में छाया मैल घुल जाने से संबंधों में प्रगाढ़ता आ गई थी। दीप्ति के भविष्य को ध्यान में रखकर उसने उसके पालन पोषण में ही पूरा जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया था। किंतु आज दीप्ति की चुप्पी ने उसे हिलाकर रख दिया था। पता नहीं यह किस तूफान के आने के पहले की खामोशी है, किंतु वह इस समय मूकदर्शक बने रहने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई उपाय भी नहीं था। आज के माता पिता की यही तो दुखद स्थिति है कि जिस संतान के लिए वह अपने जीवन के अमूल्य वर्ष अर्पण कर देते हैं, वही कभी कभी उनके लिए अपरिचित हो उठती है। प्रणीता को भरोसा था तो केवल इस बात का कि दीप्ति ने उसके जीवन में आए उतार चढ़ाव को निकट से देखा और समझा है। अतः वह कभी गलत कदम नहीं उठाएगी तथा वह भी उसके एकांत में बाधक नहीं बनेगी। जब तक वह स्वयं न बताए उससे कुछ भी नहीं पूछेगी। दूसरे दिन दीप्ति को कॉलेज जाने के लिए तैयार न होते देखकर प्रणीता से रहा न गया, तथा न चाहते हुए भी पूछ बैठी, बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मम्मा किस मुंह से कॉलेज जाऊं? क्लास की दीवार पर न जाने किसने मेरे और आरव के बारे में उल्टी सीधी बातें लिख दी हैं। शर्म से सिर झुकाते हुए पनियाली आंखों के साथ उसने उत्तर दिया, अच्छा यह बात है जिसने मेरी बेटी को कल से परेशान कर रखा है। अच्छा यह बताओ, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है? भेदती आंखों से दीप्ति को देखते हुए प्रणीता ने उससे पूछा, मम्मा आप भी? आश्चर्य से उसे देखते हुए उसने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाह रही हूँ। नहीं मम्मा, वह मेरा बस एक अच्छा मित्र है। बेटी, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। हो सकता है तुमने और उसने कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हारी नज़रों में ठीक हो किंतु अन्यों की दृष्टि में अनुचित रहा हो। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। याद करो बेटा, क्या तुम अकेले उसके साथ कहीं गई थी? अकेले तो कहीं नहीं गई, लेकिन दोस्त होने के कारण हम अक्सर कॉलेज कैंटीन में साथ बैठकर लंच करते हैं, तथा कभी कभी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई से संबंधित डिस्कशन भी करते हैं। बस बेटा, यही बातें जो तुम्हारे लिए सामान्य थी वही दूसरों की आंखों में खटकने लगी हैं। बेटा, भले ही आज इंसान चांद पर पहुंच गया हो, स्त्री स्वातंत्र्य की बड़ी बड़ी बातें करने लगा हो, लेकिन मूल रूप में आज भी उसकी सोच सदियों पुरानी है। नर नारी में मित्रता आज भी लोग सहज स्वाभाविक रूप में नहीं ले पाते। लेकिन घबराओ मत, ऐसा कार्य तुच्छ मनोवृत्ति वाले लोग ही करते हैं। कुंठाग्रस्त लोगों का यह ईर्ष्याजन्य व्यवहार है। तुम्हारा संतुलित व्यवहार देखकर वे कुछ ही दिनों में अपने आप ही शांत हो जाएंगे। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर कहा, बेटा मैं एक बात और तुमसे कहना चाहती हूँ। विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण तुम्हारी उम्र का तकाजा है।
नर नारी का साथ आग और बारूद के साथ जैसा ही है। कोई कुछ कहे या न कहे, तुम्हें अपने और आरव के संबंधों में एक सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा को बनाए रखना होगा, क्योंकि नारी के भाल पर लगा एक छोटा सा दाग भी उसकी जिंदगी दुष्कर बना देता है। यदि आरव तुम्हारा सिर्फ दोस्त है, तुम्हारा और उसका मन साफ है, तुम दोषी नहीं हो, तो किसी की अवांछनीय हरकत के कारण तुम मुंह क्यों छिपा रही हो? तुम दोनों एक ही कक्षा में हो, तुम्हें उसके साथ उठना बैठना पड़ेगा ही। यदि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो उस कलुषित मानसिकता वाले लड़के की बात को अनचाहे ही सत्य सिद्ध कर दोगी। अपराधी और भी उद्दंड हो जाएगा, तथा उसकी कमान से और भी विष बुझे तीर निकलकर तुम्हें और अधिक लहूलुहान करेंगे। तुम यदि आज कॉलेज जाती हो तो स्वयं को निर्दोष तो सिद्ध करोगी ही, तुम्हारे ऊपर उसके आरोप का कोई असर न होते देखकर उसका मनोबल भी क्षीण होगा, तथा वह आगे से ऐसी हरकत करने में हिचकिचाएगा। वैसे भी बेटा, जिंदगी में आने वाली परेशानियों से भागा नहीं जाता, उनका बहादुरी से सामना करना ही जिंदगी है। बेटा, तुम ही तो कहा करती हो जिंदगी जिंदादिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अपने चेहरे पर छाए इस मुर्दनी छाया को उतार फेंको और जिंदादिली से जीवन में आए इस तूफान का मुकाबला करो। अब उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं टिफिन पैक करती हूँ। घड़ी 8:30 बज रही थी, आज उसे ऑफिस भी जाना है। अभी नाश्ता बनाना है तथा अपने और दीप्ति के लिए टिफिन भी पैक करना है। हाथ मशीन की तरह काम करने लगे तथा मन तरह तरह की आशंकाओं से घिर उठा था। उसके जीवन में भी एक ऐसा ही तूफान आया था। बात तब की है जब उसने नई नई नौकरी प्रारंभ की थी। सेक्रेटरी होने के कारण उसका बॉस के साथ पूरे दिन का उठना बैठना था, पर संकुचित प्रवृत्ति के लोगों को बातें बनाने का अवसर मिल गया। उन्होंने उसके तथा बॉस के संबंध में तरह तरह की बातें फैलानी प्रारंभ कर दी थी। उस समय उसे ऐसा लगा था चाहे घर हो या ऑफिस, औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं रहती। उसका विधवा, जवान और अकेले रहना ही उसका दुश्मन बन बैठा है। ऑफिस में हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता, कभी बॉस के साथ उसका नाम जोड़कर उस पर आरोप लगाए जाते, तो कभी उसके अकेले जीवन बिताने की इच्छा पर चिंता जताई जाती। ऐसे लोगों का व्यवहार देखकर कभी कभी उसे लगता कि दूसरे की जिंदगी में झांकने की यह कैसी मानसिकता है। क्या वह एक अंधेरी गुफा से निकलकर दूसरी अंधेरी गुफा में नहीं आ गई है? एक अकेली स्त्री का समाज में रहना इतना दुष्कर होगा, इस बात का उसे आभास नहीं था। कभी कभी लगता था कि उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, कम से कम इन तथाकथित हितैषियों की कड़वी नजर से बच जाएगी। पर तभी दीप्ति का ध्यान आता, क्या दूसरा विवाह कर वह दीप्ति के साथ न्याय कर पाएगी? क्या पता उसके जीवन में आया दूसरा पुरुष उसे तो अपना ले, पर अगर दीप्ति को नहीं अपना पाया तो क्या वह देवेश और अपने प्यार की निशानी को तिरस्कृत जीवन व्यतीत करते देख पाएगी? और तो और वह स्वयं भी देवेश की जगह किसी अन्य को दे पाएगी? नहीं, वह स्वयं दुख और ताने सह लेगी, पर न तो स्वयं को धोखा देगी और न ही अपनी बेटी के जीवन के साथ कोई समझौता करेगी। कश्मकश उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे माहौल में वह स्वयं को कैसे समायोजित करे। पर तभी ठंडी बयार के झोंके ने उसके तपते तन मन को शीतलता पहुंचाई। अनर्गल आरोप जब उसके सुसंस्कृत बॉस के कानों में पहुंचे, तो उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बुलाकर न सिर्फ डांटा, बल्कि उसे परेशानी से बचाने के लिए अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने कैबिन में लकड़ी के दरवाजे की जगह शीशे का पारदर्शी दरवाजा लगवा दिया था। तब उसे लगा था कि आज भी इस धरती पर इंसान रहते हैं, जो स्त्री को सिर्फ देह या हाड़ मांस का पुतला नहीं बल्कि इंसान समझते हैं। उसकी इच्छाओं, भावनाओं की कद्र ही नहीं करते, बल्कि उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य समझते हैं। जीवन में आई पारदर्शिता के कारण लोग चुप हो गए थे। जीवन चल निकला था, पर आज एक बार फिर वही समस्या। डर तो उसे इस बात का था कि कहीं दीप्ति इन अनर्गल आरोपों के कारण अवसादग्रस्त न हो जाए। नहीं, वह दीप्ति की ढाल बनेगी, उसे समझाने का हर संभव प्रयास करेगी। वह जानती थी कि दीप्ति की समस्या नई नहीं है। समय चाहे कितना भी क्यों न बदल जाए या हम कितना भी आधुनिक होने का दम क्यों न भर लें, पर हर काल में लगभग हर स्त्री को जीवन में एक न एक बार इस तरह की समस्या का सामना करना ही पड़ता है। नर नारी के संबंधों को सदा संदेह की दृष्टि से देखा जाता रहा है। शायद इसका कारण यह भी है
की सेक्स एजुकेशन के अभाव में किशोरावस्था में पदार्पण करते युवा अपने अज्ञान या विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण के कारण दिग्भ्रमित होकर गलतियां कर बैठते हैं और एक ही चश्मे से देखने के आदि व्यक्तियों को नर नारी के बीच का हर संबंध वैसा ही लगने लगता है। ममा मैं तैयार हूँ, तुम्हारा टिफिन भी तैयार है। उसके हाथ में टिफिन पकड़ाते हुए प्रणीता ने मुस्कुराकर कहा। दीप्ति के स्वर के आत्मविश्वास को देखकर प्रणीता के मन की दुविधा समाप्त हो गई थी। उसे दीप्ति पर पूर्ण विश्वास था। आखिर दीप्ति उसकी बेटी है जिसने मार्ग में आए हर कांटों को चुन चुनकर अपने लिए निष्कंटक मार्ग बनाया है। अपनी लगन और परिश्रम के बल पर अपने लिए विशिष्ट जगह बनाई है। उसके जीवन में भी ऐसे पल आए थे, पर वह न डरी और न ही घबराए। यदि वह ऐसे निरर्थक आरोपों से डरकर या घबराकर बैठ जाती, तो क्या वह दीप्ति को सुरक्षित भविष्य दे पाती? सचमुच इस पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री का अकेले रहना सहज नहीं है। पर आज की नारी सारे बंधनों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। आत्मविश्वास से भरपूर 21वीं सदी की नारी कामयाबी के ऐसे ऐसे शिखरों को छू रही है, जो एक समय उसके लिए वर्जित थे। उसने सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मबल से मरुस्थल में भी फूल खिलाए जा सकते हैं। उफनती शोर मचाती नदी को बांधा जा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।